देखिए, सिंपल सा एजुकेशन का मतलब होता है हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप करना। और दूसरा चीज जो है कि इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे अंदर इंफॉर्मेशन को बढ़ाना। पढ़ना, लर्निंग एंड रीडिंग दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट है। रीडिंग करते हैं हम नया चीज को जानने के लिए, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, और लर्निंग होता है उसको प्रैक्टिसाइज करने के लिए, जो हमने सीखा है उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करने के लिए। हमें आजकल का जो भी एजुकेशन सिस्टम हो गया है, वो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ज्यादातर एग्जामिनेशन बेस्ड है, जो कि हमको इससे ज्यादा हमको फायदा नहीं होता है। हमको लर्निंग बेस्ड सिस्टम को यूटिलाइज करना है, ताकि हम सीखें और उसको रिव्यू करें कि कितना हमने सीखा है। उसी का मतलब होता है एग्जामिनेशन। जो भी कमी रह गई हो, प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को दूर करना ही है एग्जामिनेशन का रियल मीनिंग। तो इसीलिए बोल रहे कि आपने क्वेश्चन कैसा था, अटेम्प्ट किया क्या, अटेम्प्ट नहीं किया। हमको तो एक हफ्ते में इसमें कोई, चलिए तो फिर जो भी अगर प्रॉब्लम रह गया हो, उसमें कोई दिक्कत है तो आप वो इन्फॉर्म कर सकते हैं, उसको हम लोग टैकल करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ये हम लोग इम्प्लीमेंट करते आए हैं, लेकिन उसके बारे में जो है नॉलेज हम लोग को उतना नहीं होता है। लुब्रिकेशन, यानी हम लोग फिजिक्स में पढ़े हुए हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। वहां पे हम लोग लुब्रिकेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट यूटिलाइज करते हैं, ताकि टू रिलेटिव जो टू सरफेस जो एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर रहा है, वो आपस में जो है उनका फ्रिक्शन जो उनके सरफेस के बीच का है वो कम हो, ताकि हीट जनरेट ना हो और उनका जो पार्ट्स है वो टियर वियर ना हो। तो इसको हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। थोड़ा इसमें देखते हैं कि केमिकल लेवल पे जो लुब्रिकेशन का है क्या मीनिंग होता है, किस तरह से लुब्रिकेंट हम लोग यूटिलाइज करते हैं, उस किस तरह का लुब्रिकेंट यूटिलाइज होने से क्या बेनिफिट्स हैं और उसके क्या कॉन्स हैं, क्या प्रोस एंड क्या कॉन्स हैं, क्या फायदा हमको मिलता है और कंडीशन के हिसाब से कैसे हम लुब्रिकेंट जो है वो यूटिलाइज करते हैं। लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेंट क्या हो गया, लुब्रिकेंट जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, और लुब्रिकेशन हो गया जिस प्रोसेस का हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं उस लुब्रिकेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो मेथड कहलाएगा लुब्रिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होगा कि लुब्रिकेशन क्या है, उसके लुब्रिकेशन का जरूरत क्या है, लुब्रिकेशन से हमको क्या फायदा होता है। तो देखिए, सबसे हमने फिजिक्स में पढ़ा भी था कि फ्रिक्शन जो है बहुत जगह हम लोग फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं और कुछ कुछ जगह फ्रिक्शन को इंक्रीज भी करते हैं। जहाँ पे हमको बैलेंसिंग जरूरत होता है, जहाँ पे हमको बैलेंस बनाने का जरूरत होता है, वहां पे हम लोग फ्रिक्शन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और जहाँ पे हमको मोशन चाहिए होता है, हमको एक सरफेस के ऊपर दूसरे सरफेस का मूवमेंट चाहिए होता है, और मूवमेंट फिक्स्ड मूवमेंट अगर ज्यादा जरूरी है, रोटेशन उसका ज्यादा जरूरी है, तो वहां पे हम लोग फ्रिक्शन को कम करते हैं। तो फ्रिक्शन इज क्रिएटेड व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस। अगर दो सरफेस मूव कर रहा है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, और तो उनके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा। ठीक है। और इस फ्रिक्शन, ये जो मोशन है उसको एक दूसरे का, हर चीज को एक लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम लोग पढ़े कि अपोजिशन होता है। कोई भी अगर मूवमेंट होता है तो जिस सरफेस पे वो मूव कर रहा है वो सरफेस क्या होता है कि दूसरे मूवमेंट, जो ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है उसको अपोज करता है। उस अपोजिशन के कारण ही फ्रिक्शन जनरेट होता है। अगर माइनर लेवल पे हम लोग कहेंगे तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन
हर जो भी डिफरेंट एटम्स हैं या मॉलिक्यूल हैं जिसके कंपोजिशन से वो दोनों सरफेसेस बने हुए हैं, इनके बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। उस अट्रैक्शन फोर्स के कारण ही ये फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो इस फ्रिक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। यानी लुब्रिकेशन इज यूज ऑफ ए मटेरियल बिटवीन सरफेसेस टू रिड्यूस फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंतर्गत और इस प्रोसेस में जो हम मटेरियल यूटिलाइज करते हैं वो मटेरियल कहलाता है लुब्रिकेंट। यानी एनी मटेरियल यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन इज कॉल्ड ए लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज हम लोग होता है। जैसे ऑयल हो गया, ठीक है, ऑयल का आप लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं लुब्रिकेशन को रिड्यूस करने के लिए? कोई एग्जांपल बताइए। हर जगह जितने भी पहिया होता है ना वहां पे हम लोग लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। सर साइकिल आप वहां पे देखिएगा सर, साइकिल के चैन में भी, हाँ, साइकिल का जो व्हील होता है जहाँ जो मूव करता है उसके शाफ्ट पे, वहां भी हम लोग लुब्रिकेंट का यूज करते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो तो इजीली मूव करेगा। अगर मान लीजिए वहां पे लुब्रिकेंट नहीं डालेंगे तो क्या होगा? साइकिल का जो फ्रिक्शन बढ़ेगा जिससे चलाने में हाथ लगेगा ज्यादा। हाँ, तो जैसे आपका घर वगैरह में जो ग्रिल वगैरह होगा तो जब आवाज करने लगता है तो लोग क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं ताकि वो स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे कि जब बारिश वगैरह होती है, साइकिल ज्यादा खटर पटर अपने का आवाज करने लगता है, तो उस समय भी लोग क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं साइकिल दुकान वाला जो रिपेयर करता है उसके पास, और वो क्या करता है, उसका पहिया खोलता है, उसमें बॉल बेयरिंग वो बाहर निकालता है और क्या करता है, उसमें चारों तरफ लुब्रिकेंट लगा के फिर वो बेयरिंग को अपने अपने जगह पे, बॉल को जगह पे फिर से प्लेस करके और फिर टाइट कर देता है। फिर वहां पे आवाज जो है, जो कि काफी कान को इरिटेटिंग टाइप का लगता है, उसको खत्म कर देता है लुब्रिकेशन के माध्यम से। चैन में आप देखते हैं, चैन में भी हम लोग लुब्रिकेंट यूटिलाइज करते हैं, ऑयल वगैरह डालते हैं ताकि वो इजीली अपना रोटेट करे और उससे आवाज भी ना हो। अगर जैसे कोई भी सरफेस होता है, अगर उसमें बीच में, उनके बीच में अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो हम उसको अगर आपस में स्लाइड करेंगे तो आप देखिएगा कि उसके बीच में वो गर्म हो जाता है, हीट जनरेट हो जाता है। और किसी भी मटेरियल पे में जब हीट जनरेट होगा तो वो कमजोर होगा, क्योंकि हीट के कारण क्या होता है, हीट के कारण उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिससे मिलके वो मटेरियल बना हुआ है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर पड़ने लगेगा। कमजोर पड़ने लगेगा तो आपका जो भी मटेरियल है जो आपस में एक दूसरे पे स्लाइड कर रहा है वो टूट जाएगा। तो ये कुछ कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं जहां पे हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको फ्रिक्शन को कम करने के लिए। एक इम्पोर्टेंट जो है लुब्रिकेंट, एक इम्पोर्टेंट मटेरियल है हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए, खासकर मशीन वगैरह के लिए, ताकि वो इजीली और स्मूथली अपना फंक्शन कर पाए। उसके लाइफ टाइम को इंक्रीज करता है लुब्रिकेशन, उस मटेरियल को टूटने या फिर उसको खराब होने से प्रोटेक्ट करता है, वहाँ जो है उनके डिफॉर्मेशन से बचाता है ताकि उसमें स्ट्रेस वगैरह उत्पन्न ना हो, और वो जो इरिटेटिंग साउंड अगर उत्पन्न होने से या इरिटेटिंग साउंड को वो कम करता है। जिस सरफेस पे या जिस सरफेस में जहाँ पे मोशन हो रहा है और फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, उनके बीच में जितना कम फ्रिक्शन होगा उतना ही उसका साउंड भी लगभग कम रहता है। तो कोई भी मटेरियल जो दो सरफेस के बीच में, मूविंग सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है, उसे हम लुब्रिकेंट कहते हैं। यानी एनी मटेरियल यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन
between two moving surface is called as is known as a lubricant. ठीक, तो अब इसके यूटिलाइजेशन के अलग अलग मेथड्स हैं, या कि कैसे इसको हम लोग यूज करेंगे। मेथड ऑफ लुब्रिकेशन, तो जनरली दो मेथड हम लोग यूटिलाइज करते हैं। हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन, हाइड्रो से यहाँ है कि फ्लूइड वो होगा और ये दोनों फ्लूइड फ्लो होगा दोनों सरफेसेस के बीच। हाइड्रो मतलब फ्लूइड होता है और डायनेमिक यानी उस फ्लूइड जो है एक जगह से दूसरे जगह वो अपना पोजीशन भी चेंज कर सकता है। और दूसरा है बाउंड्री लुब्रिकेशन। तो हाइड्रो लुब्रिकेशन जो होता है इसको कंप्लीट लुब्रिकेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें क्या होता है फ्लूइड जो आपका लुब्रिकेंट होता है वो दोनों सरफेस के बीच में फ्लूइड फिल्म के तौर पे प्रेजेंट होते हैं। और बाउंड्री लुब्रिकेशन वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे फ्लूइड लुब्रिकेशन पॉसिबल नहीं है, या फ्लूइड लुब्रिकेशन अपने रिएक्टिविटी के कारण या केमिकल रिएक्शन के कारण या उसको कोई ना कोई पार्ट जो सरफेस है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, इसके कारण हम हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन वहां पे नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड बाउंड्री लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों चीज को आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी इसका ओवरव्यू आपको हम ये बता रहे हैं। और उसके बाद आपका आएगा टाइप ऑफ लुब्रिकेशन लुब्रिकेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखिए 4 टाइप में इसको डिवाइड किया गया, लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड गैसियस। लिक्विड लुब्रिकेंट में आप लोग यूटिलाइज भी किए हैं और जानते भी हैं, ऑयल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। सॉलिड लुब्रिकेंट में आप जो है ग्रेफाइट का नाम जानते होंगे और MOS2 का नाम सुना भी होगा कुछ लोगों ने, और कुछ लोग इसके बारे में नहीं भी जानते हैं। तो ये MOS2 मोलिब्डियम का एक कंपाउंड है, मोलिब्डियम सल्फाइड। उसके बाद तीसरा नंबर पे है सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड होता है कि जो ना तो बिल्कुल लिक्विड की तरह बहेगा और ना ही सॉलिड की तरह क्या होगा, वो जो है सॉलिड मतलब कम्पैक्ट होगा। तो वो क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड के बीच में होगा, जैसे कि ग्रीस। उसके बाद गैसियस, तो गैसियस जो लुब्रिकेंट होता है ये स्पेशल टाइप ऑफ लुब्रिकेंट होता है, जो कि कुछ जगह पे जैसे 2 स्टॉक इंजन में टूटी लुब्रिकेंट भी इसको बोला जाता है। लोग बोलते थे कि टूटी भी डाल दीजिए, यानी फ्यूल के साथ साथ इसको डाला जाता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, जो कि जिसमें कि गैसियस मॉलिक्यूल्स आयन एटम होते हैं, जो कि वहां पे जाके जो 2 स्टॉक इंजन पहले बनता था उसमें लुब्रिकेंट का काम करते थे। ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ लुब्रिकेंट के। लिक्विड लुब्रिकेंट, तो लिक्विड लुब्रिकेंट क्या होंगे, लिक्विड होंगे या फ्लूइड होंगे जो कि बिल्कुल एकदम लिक्विड तरल फॉर्म में होंगे, जो कि एक जगह से दूसरे जगह बह सकते हैं। तो इनको हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, जहां पे सरफेस कॉम्पैक्ट हो, यानी सरफेस क्या हो, घिरा हुआ हो, उस जगह पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। या जहां पे लुब्रिकेशन कम टेम्परेचर पे इस्तेमाल हो रहा हो, वहां पे हम लोग लिक्विड लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मिनरल ऑयल या सिंथेटिक ऑयल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मिनरल ऑयल जैसे कभी कहीं बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल वगैरह का भी इस्तेमाल कर देते हैं साइकिल वगैरह के उसमें, चैन वगैरह में, या फिर जो ग्रिल वगैरह में है, या फिर जो दरवाजा वगैरह में जो हम रोटेट करते हैं। कभी कभी आप देखिएगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे जो नट बोल्ट वगैरह है वो ज्यादा जब टाइट हो जाता है तो वहां पे भी लुब्रिकेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑयल का इस्तेमाल करते थे, ताकि उनके बीच का फ्रिक्शन वो रिएक्ट कर जाए और उनके बीच का फ्रिक्शन जो है थोड़ा कम हो जाए, तो इजीली हम उसको ओपन कर लेते हैं। सॉलिड लुब्रिकेंट में ग्रेफाइट एंड MOS2। तो ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट हम लोग पढ़े भी थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि ये
कार्बन का एलोट्रॉप है, जिसमें ईच एंड एवरी कार्बन एटम जो है वो बगल के 3 कार्बन एटम से अटैच होता है एक ही प्लेन में, और जो दूसरा प्लेन होता है उसका जो उसका उस प्लेन से ऊपर का जो और नीचे का जो कार्बन होता है उससे वो अटैच नहीं होता है, जिसके कारण क्या होगा, एक सरफेस दूसरे सरफेस पे इजीली क्या होता है, मूव कर जाता है, जिसके कारण ये एक अच्छा लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करता है हो जाता है। और इसी के कारण हम लोग क्या होता है कि पेंसिल का इस्तेमाल कर पाते हैं पेपर पे लिखने के लिए। वही अगर आप डायमंड ले लीजिए, अगर डायमंड को आप अगर घिसेंगे कहीं पे तो डायमंड इतना हार्ड होता है कि वो दूसरे पे स्क्रैच डाल देगा, लेकिन उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा है मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड MoS2। ये मोलिब्डेनम का एक कंपाउंड है, यह भी सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है और इसका सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो था सेमी सॉलिड यानी ग्रीस। ग्रीस का इस्तेमाल आप लोग बखूबी जानते हैं। कोई एग्जाम्पल, मशीन में, किसी मशीन में आप एग्जाम्पल बताइए ग्रीस का। ट्रैक्टर का चक्का में सर। ट्रैक्टर के चक्का सर में, इन बॉल ठीक है। बेयरिंग। और बॉल बेयरिंग। हाँ वो भी, हाँ जितने भी पहिया रिलेटेड जो भी है बॉल बेयरिंग वगैरह में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे जनरेटर वगैरह में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या? अच्छा, ग्रीस है क्या? ये कार्बनिक हाइड्रोकार्बन है या फिर कुछ और है? एक आपको वो भी पढ़ाना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिलेबस में तो है नहीं लेकिन पढ़ा देंगे क्योंकि फ्यूल पढ़ाए हैं। तो वहीं से हम लोग को लास्ट प्रोडक्ट जो मिल जाता है ना वो ग्रीस होता है। इसको और सेपरेट किया जाता है उस लास्ट प्रोडक्ट को भी, तो हमको वहां से ग्रीस मिलता है। ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, जो कि जिनका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है। ये भी धीरे धीरे जैसे जैसे अगर इसमें भी डस्ट पड़ेगा या फिर आपका ये हाई टेम्परेचर पे जब वर्क करने लगते हैं तो ये भी लिक्विडिफाई होते हैं, यानी ये भी क्या होते हैं, धीरे धीरे लिक्विड में तब्दील होने लगते हैं, बदलने लगते। तो ये ग्रीस जो है, और इन पे डस्ट जब पड़ेगा, जब आप देखे होंगे कि साइकिल में आपने ग्रीसिंग तो एक बार करा लिया, बहुत दिन के बाद अगर फिर आप ग्रीसिंग कराने ले जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि काला काला सा कोटिंग सा बैठ जाता है उसके जहां पे आपने वो किया, या फिर वो धीरे धीरे साइकिल जैसे जैसे चल रहा वैसे वैसे वो नीचे नीचे गिर गया। तो वो क्या होता है कि जब इसमें डस्ट पड़ेगा, डस्ट जब जाता है तो डस्ट से मिलकर ये भी सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी धीरे धीरे ये एकदम टुकड़ों में बदल जाता है और अपना जो लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी होता है उस प्रॉपर्टी को छोड़ देता है। ठीक है, तो ये ज्यादा टेम्परेचर पे वर्क भी नहीं कर सकता है, और जब इस पे डस्ट भी अगर जहां डस्ट अगर हो रहा है उस जगह पे भी हम इसका कम से कम यूटिलाइजेशन करते हैं, नहीं तो उसको बार बार हमको ग्रीसिंग वगैरह रेगुलर इंटरवल पे करते रहना पड़ेगा। तो ऐसे ग्रीस का हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जितने भी आप लोग बाइक वगैरह सर्विसिंग वगैरह में दिए होंगे तो वहां पे ग्रीस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। और एक और चीज है, आप बाइक के सर्विसिंग में गए होंगे तो लिक्विड लुब्रिकेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है, क्या यूज करते हैं हम लुब्रिकेंट के तौर पे बाइक के उसमें? मोबिल, बिल्कुल सही है। हाँ, मोबिल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग लुब्रिकेंट के तौर पे। अगर मोबिल, यही बोलते हैं कि मोबिल अगर सूख गया है यानी खत्म हो गया है, यूटिलाइज पूरी तरीके से हो गया है, तो वहां पे क्या होता है कि आपका जो सिलेंडर और पिस्टन जो अप एंड डाउन मूवमेंट करता है वो जो है अगर सही से उसमें लुब्रिकेशन अगर नहीं हो पाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हीट होगा। जब हीट होगा तो उसके शेप एंड साइज में डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो डिफॉर्मेशन आने के बाद अगर वो पिस्टन ही, अगर इंजन ही आपका काम नहीं कर रहा है तो पूरा का पूरा गाड़ी वो उस समय बेकार हो जाएगा। तो
किसी भी उस चीज में लुब्रिकेशन का कितना इम्पोर्टेंस है उसके वर्किंग में, ये आपको इससे पता चल रहा होगा। अगर मान लो आपने आपका इंजन ही तो मेन चीज है कि जो कि आपके लिए या आपके बाइक या आपके गाड़ी के लिए, फोर व्हीलर के लिए आपका वो पावर जनरेट करता है, और उसको डिफॉर्म होने से या उसको टियर वियर होने से, उसको टूटने या फिर उसका शेप एंड साइज चेंज होने से बचाने के लिए हमको उसको प्रॉपर सर्विसिंग कराना पड़ता है। उस सर्विसिंग में उसका वही जो ग्रीसिंग और उसका जो कूलेंट वगैरह होता है, इसी सब को चेक किया जाता है और उसको फिर से रिफिल करके उसको वर्किंग के लिए वहां पे हम लोग लगा देते हैं। तो उसके बाद जो है गैसियस जो है एटोमाइज टू स्ट्रोक ऑयल जो है, ये क्या करता है, आपने जैसे पहले वाला स्कूटर था कि है किसी के पास, यूज किए हो कभी? नहीं, यानी आप लोग, तो उसमें क्या होता था कि एक टूटी ऑयल बोलते थे, टू स्ट्रोक इंजन ऑयल, उसका हम लोग इस्तेमाल करते थे। वहां पे जो स्टॉक होता था, यहाँ पे जो मोबिल है वो इस्तेमाल हो जाता है उसके लिए, तो वहां पे वैसा कोई अलग से इनपुट कराने का प्रोसीजर नहीं था। तो उस चीज को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या किए, एक अलग तरह का ऑयल आता था, ऑयल आता है जिसको हम लोग टू स्ट्रोक लुब्रिकेंट ऑयल बोलते हैं। तो देखिए, फोर स्ट्रोक में क्या होता है, क्रैंक केस होता है। जो क्रैंक केस जो है कि क्लोज होता है उसके वेंटिलेशन सिस्टम्स के लिए, ठीक है। तो इंडक्शन ट्रैक की तरह वो क्रैंक केस का इस्तेमाल करता है, ठीक है। लेकिन वही जब टू स्ट्रोक इंजन के कंडीशन, टू स्ट्रोक इंजन के कंडीशन में आएंगे तो क्रैंक केस जो है वो खुद ही इंडक्शन ट्रैक के लिए होता है। तो वहां उसमें आपको मिक्सिंग, जो गैसोलीन है, पेट्रोल है, उसमें लुब्रिकेंट जो है उसका प्रॉपर मिक्सिंग होना चाहिए वो पूरे इंजन के लिए, ताकि जब वो पिस्टन से उस पे उसको प्रेस किया जाए, कंप्रेस किया जाए, तो वो सही से वो काम कर पाए। और उस रिजल्टेंट मिक्सचर को हम लोग प्रेमिक्स या पेट्रोइल बोलते हैं, पेट्रोइल, PETROIL, पेट्रोइल। एग्जॉस्ट इमिशन उसमें ज्यादा होता था उस कंडीशन में, स्मोक ज्यादा आपको होता था, और उसका ऑर्डर भी जो महक है वो भी एक बेकार सा होता था। तो उस चीज को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया, और अब जो है वो हम लोग मोबिल का इस्तेमाल करते हैं। और फोर स्ट्रोक में जो वहां पे जो क्रैंक केस है, वो क्रैंक केस का हम लोग यहाँ पे बिल्कुल कॉम्पैक्ट होता है, तो इसके लिए हम लोग को क्रैंक केस को इंडक्शन ट्रैक के तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उतना अमाउंट ऑफ लुब्रिकेशन नहीं। तो ये मोटा मोटी तौर पे एक ओवरव्यू है लुब्रिकेशन का और टाइप ऑफ लुब्रिकेंट का। तो लुब्रिकेशन का इसमें अब आएगा कि क्लासिफिकेशन, जो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन आपको बताया, लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड गैसियस। तो इसमें जो है इनके प्रॉपर्टी और इनके रेजिस्टिविटी के हिसाब से, यानी कहाँ पे कौन सा सुटेबल होगा उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। अगर सिस्टम में बहुत अंदर, अगर जहाँ पे हमको कूलेंट भी चाहिए और आपको लुब्रिकेशन भी चाहिए, वहां पे हम लोग जो लिक्विड लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। जहाँ पे हाई टेम्परेचर है, ठीक है, और जहाँ हाई टेम्परेचर है वहां पे हम लोग ग्रेफाइट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, सॉलिड लुब्रिकेंट वगैरह। और जहाँ पे रोटेशन है, मूवमेंट है
और जहाँ पे आपको टेम्परेचर उतना ज़्यादा हाई नहीं है, डस्ट फ्री है, वहाँ पे ग्रीसेस का इस्तेमाल करते हैं, सेमी सॉलिड का। तो इनका जो इस यूटिलाइजेशन है उस इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे हम इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो लुब्रिकेशन का दो मेथड आपने पढ़ा कि एक हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन जिसमें फ्लूइड लुब्रिकेशन किया जाता है, और दूसरा बाउंड्री लुब्रिकेशन। तो दोनों जो लुब्रिकेशन मेथड है इसमें लुब्रिकेंट यूटिलाइज करने का अलग अलग केवल प्रोसेस है, लेकिन जो फाइनली हमको जो उसका जो मोटिव है कि उनके दोनों सरफेस के बीच में हमको फ्रिक्शन कम करना है। तो उस फ्रिक्शन को अगर हम कम नहीं करेंगे तो उस पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस चीज को भी हम लोग को पढ़ना है। तो उसके बारे में बताइए कुछ कि क्या क्या अगर फ्रिक्शन अगर रहता है तो उस पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दोनों सरफेसेस पे। जैसे अभी आपने वो बताया ना कि लुब्रिकेशन हम लोग बाइक में लगाते हैं, ट्रैक्टर में यूटिलाइज करते हैं, मशीन में यूटिलाइज करते हैं, साइकिल में यूटिलाइज करते हैं। जहां भी मूवमेंट होता है दो सरफेसेस सॉलिड सरफेसेस के बीच में हम लोग लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर लुब्रिकेंट का इस्तेमाल ना करें, यूटिलाइजेशन ना करें, तो क्या उस पे इफेक्ट हो, प्रभाव पड़ेगा? बोलिए। एक आदमी एक एक को बताते जाइए। क्या रहेगा? रन नहीं करेगा, स्मूथली रन नहीं करेगा। ठीक है, ज्यादा, हाँ, स्मूथली रन नहीं करेगा। अगर उस सरफेस के बीच में अगर ज्यादा वो है, जैसे देखिए फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो स्मूथली रन नहीं करेगा। फ्रिक्शन नहीं होगा तो, फ्रिक्शन अगर होगा तो स्मूथली रन नहीं करेगा सर, मतलब वो लुब्रिकेंट नहीं रहा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। हाँ देख, जैसे हम लोग बिल्कुल अगर कोई सॉलिड सरफेस अगर प्लेन सा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें जो है कुछ ना कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसके छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं, दरार भी होते हैं उस सरफेसेस में। वो सरफेसेस क्या है कि आपस में इंटरलॉक हो जाएंगे। जब इंटरलॉक हो जाएंगे तो क्या होगा, उस कंडीशन में मूवमेंट उनका सही नहीं होगा। मूवमेंट जब सही नहीं होगा तो जब ये आपस में देखिए कि छोटे छोटे इस पे पॉइंट्स हैं, अगर ये सरफेस दोनों एक दूसरे पे, ये इस साइड की तरफ मूव कर रहा है और नीचे वाला प्लेट इस साइड की तरफ मूव कर रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया, ये दोनों एक दूसरे को रेजिस्ट करेगा, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं होगा इजीली। जब स्लाइड नहीं होगा, मूव नहीं करेगा, तो फ्रिक्शन जब बढ़ेगा, फ्रिक्शन जब इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट जनरेट हो। ठीक है, तो एक आपने सही बताया था कि स्मूथली मूवमेंट नहीं होगा। दूसरा, स्मूथली मूवमेंट नहीं होने के कारण वो सरफेस हीट अप हो जाएगा। ठीक है, तीसरा बताइए नेक्स्ट। सर वो मटेरियल जल्दी खराब हो जाएगा। तो जो है लाइफ जो है मटेरियल का कम हो जाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। अगर जो है अगर वहां पे जो पार्ट्स हैं जल्दी जल्दी खराब होते जाएंगे तो उस पार्ट्स को हमको मशीन को ऑपरेट करने के लिए जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ेगा। तो क्या होगा, उसका मटेरियल कॉस्ट जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी जो है उस फॉर्म का डिक्रीज हो जाएगा। जो इक्विपमेंट प्रोटेक्शन रिड्यूस हो जाएगा। फिर मैकेनिकल रिलायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। ये सारी चीज वहां पे हो गया। अब फायदा बताइए, प्रॉफिट ऑफ लुब्रिकेशन। सर यही सब का ऑपोजिट, मतलब हीट कम होगा,
उसका लाइफ ज्यादा बढ़ेगा और स्मूथली रन करेगा। लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट आपका वही इक्विपमेंट ज्यादा दिन तक चलेगा विदाउट लुब्रिकेंट। मान लीजिए आपका 1 डे में वो कम अगर खराब हो जा रहा है तो लुब्रिकेंट के साथ वो 1 से ज्यादा दिन तक आपको यूटिलाइज हो, तो क्या हो जाएगा, लाइफ टाइम बढ़ जाएगा इक्विपमेंट का। नेक्स्ट, मैकेनिकल रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, यानी मशीन स्मूथली काम करेगा आपका, ये वो हो जाएगा। उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट घट जाएगा। मेंटेनेंस कॉस्ट जब घट जाएगा और आपका वर्किंग टाइम जो है उस मशीन का बढ़ जाएगा तो आपका ऑटोमेटिक है प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा विथ लेस अमाउंट ऑफ टाइम एंड आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी उसी हिसाब से इंक्रीज कर जाएगा। देखिए, अगर प्रॉपर सही अगर लुब्रिकेशन होता है तो उस लुब्रिकेशन के बेसिस पे हम थोड़ा अगर रफ सरफेस भी है उसको भी इजीली क्या करते हैं, एक सरफेस को दूसरे सरफेस से रोटेट करा देते हैं। जैसे आपने वो किया है साइकिल का ऐसा इस तरह से खांचा बना होता है, इसके ऊपर ही ना चैन ऐसे चारों तरफ से घूमता है या बाइक वगैरह में। यस सर। तो हमको ये एक तरह का लुब्रिकेशन चाहिए, एक तरह का फ्रिक्शन इसमें चाहिए कि ये जो टिप है ये प्रॉपरली इस चैन पे ग्रिप रहे, ये फ्रिक्शन हमको चाहिए, स्लाइड ना हो एकदम। लेकिन इनके सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है कि जो इसको ग्रिप कर रखा है वो स्मूथली रिलीज भी होना चाहिए। यानी जैसे इस तरीके का तित है और चैन इस तरीके से आके इसमें बैठ जाएगा, तो ये जो है ये जब इधर की तरफ फोर्स लग रहा है तो ये फ्रिक्शन तो हमको चाहिए कि ये ऊपर की तरफ स्लाइड ना कर जाए, लेकिन ये इसको ग्रिप करके रखे, इतना फ्रिक्शन हमको चाहिए। लेकिन ये जो सरफेस है जो ये चारों तरफ से इसको बाउंड करके रखा है, ये सरफेस आपस में इंटरलॉक ना हो, ये फ्रिक्शन इतना भी ज्यादा ना हो जाए कि ये धीरे धीरे गर्म होने लगे। और जब ये गर्म होने लगेगा तो वो ज्यादा टाइम तक हम उसको लॉन्ग रेंज तक कंटिन्यूअस ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। आपने सुना भी होगा कि गाड़ी वगैरह वाले जो वो चलाते हैं तो बोलते हैं कि 400-500 किलोमीटर चलाने के बाद एक बार क्या करता है आदमी, वहां पे रेस्ट लेता है ताकि गाड़ी का इंजन जो है वो ठंडा हो जाए। तो ठंडा की वजह जितना भी वो जो पहिया वगैरह है या जो भी गाड़ी पे जो इंजन वगैरह जो चल रहा है उसमें मूवमेंट हो रहा है, उस मूवमेंट के कारण आपस में फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन के लिए हम लुब्रिकेशन यूज कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर ऑल लुब्रिकेशन के बाद लुब्रिकेशन भी जितना मैक्सिमम उसका कैपेसिटी है उतना ही रिड्यूस कर पाएगा, उसके बाद भी फिर भी वो गर्म हो जाता है। तो उस चीज के लिए हम लोग उसको थोड़ा देर के रिलैक्स देते हैं और उस रिलैक्स से फिर से वो काम करने योग्य बन जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी मशीन का कंटिन्यूअस कितने घंटा काम कर सकता है। वैसे ही फैन वगैरह के कंडीशन में भी होता है कि फैन वगैरह जो रोटेट कर रहा है आपका वो कितने टाइम तक कंटिन्यूअस रोटेट करता रहेगा। तो हर चीज, इस सब चीज का एक लिमिट होता है कि उतने टाइम के बाद उसको हमको प्रॉपर रेस्ट देना होता है ताकि वो फिर से कूल डाउन हो पाए। और अगर ज्यादा टाइम तक हम उसको रोटेट करते रहेंगे, लुब्रिकेशन उसमें धीरे धीरे अगर कम होते गया और रोटेशन हम उसका बढ़ाते, रोटेशन हम उसको वही रखे हुए हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा उसमें टियर वियर टूट फाट होने का डर ज्यादा हो जाएगा। और इसीलिए जब भी कोई व्हीकल पुराना अगर हो जाता है तो उसका जो पार्ट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उसका ड्यूरेबिलिटी कम हो गया, उसका जो स्ट्रेस जो है सहने की जो कैपेसिटी थी वो कम हो गया।
तो उसको प्रॉपर लुब्रिकेशन या प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए होता है उसको उसे काम लेने के लिए। तो वहां पे जल्दी जल्दी हमको लुब्रिकेंट का वो करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे आप देखेंगे कि अगर बाइक आपका पुराना हो गया, नया बाइक जब था तो उसमें आपको जब एक बार आप मोबिल डालते थे तो कुछ टाइम के बाद 3-4-5 महीने के बाद यूटिलाइज करते थे मोबिल नेक्स्ट टाइम, या फिर कुछ किलोमीटर के बाद इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे ही आपका गाड़ी पुराना होता है तो वहां पे 1 से 2 महीने के बाद आप उसमें फिर से आपको ऑयल, मोबिल ऑयल चेंज करना पड़ता है। तो वहां पे क्या होता है कि वो जैसे जैसे या मशीन को प्रोटेक्ट भी करना है और उसका इस्तेमाल भी करना है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए हम वहां पे लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम जितना प्रॉपर अच्छे से एक्यूरेट लुब्रिकेशन करेंगे, लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही हमारा इक्विपमेंट का जो लाइफ है वो बढ़ा रहेगा, इंक्रीज होगा। ठीक, तो किसी भी मशीन का लाइफ टाइम इंक्रीज करने के लिए हमको उसका प्रॉपर लुब्रिकेशन यानी प्रॉपर मेंटेनेंस उसका जरूरी है। सेकेंड, लुब्रिकेशन अगर हम करेंगे तो उसका क्या होगा, ओवरऑल जो उस मशीन पे जो खर्च होने वाला है, जो एक्सपेंसेस होने वाला है, वो कम हो, वो रिड्यूस हो जाएगा। यानी हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट अगर या ऑपरेटिंग कॉस्ट मशीन का अगर कम हो गया तो उससे जो है हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा या प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो जैसे बहुत सारा हम लोग का सर आप लोग देखे होंगे कि सरफेस पे भी जो हमारे स्किन वगैरह पे भी हम लोग ऑयल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो क्या होगा, हमारा सर स्किन वगैरह का सरफेस स्किन भी ड्राई हो जाएगा। तो उस पर थोड़ा सा भी आप वो करेंगे तो स्क्रैचेस वगैरह आने लगते हैं, या फिर वहां पे उस समय ड्राइंग जब ज्यादा ड्राइंग होगा तो आपका वहां पे इन्फेक्शन, स्किन इरिटेशन ये सब भी होने का ज्यादा चांसेस होता है, एलर्जेटिक रिएक्शन वगैरह ये सब भी होने लगते हैं। तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, क्रीम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट भी रखता है और प्रॉपर वो लुब्रिकेशन भी स्किन को प्रोवाइड कराता है आउटर मतलब इन्वायरमेंट से। तो ये चीज हो गया। दूसरा चीज एक हम लोग पढ़े थे, लुब्रिकेशन का कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, मेटलर्जी में, याद कीजिए। तो सबसे पहले हमने बताया क्या चीज के लिए यूटिलाइज करते हैं, फ्रिक्शन कंट्रोलिंग के लिए। फ्रिक्शन के लिए, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। दूसरा जो हम लोग मेटलर्जी में पढ़े थे वो था कोरोजन कंट्रोल करने के लिए। कोरोजन कंट्रोल कैसे होगा लुब्रिकेशन से? सर मेटल्स के ऊपर में लगाने से मतलब एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आने से वो कोरोजन कंट्रोल होगा। हाँ बिल्कुल सही है। हम उसको आउटर इन्वायरमेंट में एक्सपोज होने से प्रोटेक्ट कर देंगे लुब्रिकेंट के द्वारा, तो वो क्या होगा, कोरोड नहीं होगा। थर्ड जो है वो है टेम्परेचर कंट्रोल। अभी जो हमने डिस्कशन किया उस डिस्कशन का ये आउटकम्स है कि जो थर्ड जो है टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर कंट्रोल कैसे होगा? सर वो स्मूथली रन करेगा तो मतलब फ्रिक्शन कम की वजह से टेम्परेचर कम जनरेट होगा। जैसे देखिए लिक्विड वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होता है, वो जो भी लुब्रिकेंट होता है सरफेस पे स्लाइड कर जाता है, एक सरफेस से अलग अलग वो दूसरे जगह चला जाता है। तो वो टेम्परेचर जो पार्टिकुलर प्लेस पे हो रहा है उस टेम्परेचर को क्या कर देगा, वो एक्सपेंड कर देगा, वो फैला देगा। तो जितना ज्यादा अगर हम किसी चीज को टेम्परेचर को अगर चारों तरफ जितना ज्यादा
डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उतना ही वो ठंडा होने में, उतना ही उसको कूल डाउन होने में भी आसानी होगा। तो लुब्रिकेंट एज ए कूलेंट भी कहीं कहीं काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है लुब्रिकेंट से हमको फायदा क्या है, इफिशियंसी इंक्रीज कर देगा। इफिशियंसी हमारे मशीन का, जब हमारा मशीन का लाइफ टाइम बढ़ जाएगा, उसका मेंटेनेंस कम लगेगा, और जो है टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है, फ्रिक्शन कंट्रोल हो रहा है, कोरोजन से बचा रहा है, तो ओवरऑल हमारा इफिशियंसी जो है प्रोडक्ट बनाने का या फिर प्रोडक्शन का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है मेंटेनेंस एंड रिपेयर। मेंटेनेंस एंड रिपेयर। ये कैसे होगा भाई? सर मशीन का कम मतलब उसका खर्च कम होगा, मतलब रिपेयरिंग में खराब जल्दी नहीं होगा तो। हाँ, लॉन्ग ड्यूरेशन तक मशीन क्या हो सकता है, ऑपरेट करते रहेगा अपने बेटर लुब्रिकेशन सिस्टम के बदौलत। तो हमें जो है प्रोडक्ट के क्वालिटी पे भी कोई डिग्रोथ नहीं होगा। प्रोडक्ट का क्वालिटी जो मशीन जब अच्छे से शुरू में जब ऑपरेट कर रहा था उस समय, और कुछ टाइम के बाद जब वो ऑपरेट कर रहा, तो हर समय हमको प्रोडक्ट का क्वालिटी अप टू मार्क मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो है प्रोडक्शन लॉस नहीं होगा। ठीक है, विदाउट मेंटेनेंस एंड रिपेयर हम लॉन्ग टाइम तक उसको क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। अगर ऐसा हम प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं होगा तो क्या होगा, हमको वो जो पार्ट्स वगैरह उसको रिपेयर में डालना पड़ेगा या फिर थोड़ा वो काम को रोकना पड़ेगा। तो इन सब चीजों से बचे रहेंगे। तो ये 5 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं हमारा लुब्रिकेंट का या लुब्रिकेशन का। क्या? रिड्यूस फ्रिक्शन, प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन, कंट्रोल टेम्परेचर इंक्रीज, इंक्रीज इफिशियंसी, डिक्रीज मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग ऑफ द मशीन्स। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? मीनिंग ऑफ लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन क्यों करते हैं? टू रिड्यूस फ्रिक्शन, टू इंक्रीज टू प्रोटेक्ट कोरोजन, टू कंट्रोल टेम्परेचर, टू इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ द मशीन, या लाइफ टाइम ऑफ लाइफ ड्यूरेशन ऑफ द मशीन, या ऑन टू रिड्यूस मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग ऑफ द मशीन। मेथड कौन कौन से? हाइड्रोडायनेमिक मेथड ऑफ लुब्रिकेशन एंड बाउंड्री मेथड ऑफ लुब्रिकेशन। हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशंस में क्या होता है, बिल्कुल फ्लूइड हम लोग इस्तेमाल करते हैं दो सरफेस के बीच में, और जहां हाइड्रोडायनेमिक यूटिलाइज नहीं कर सकते वहां पे हम लोग बाउंड्री लुब्रिकेशन इस्तेमाल करते हैं। फिजिकल स्टेटस के हिसाब से लुब्रिकेंट का हम लोग लुब्रिकेंट को क्लासिफाई करते हैं 4 टाइप में: लिक्विड लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट एंड गैसियस लुब्रिकेंट। और ये 4-5 उसके बेनिफिट्स हैं कि उस लुब्रिकेशन से हमको क्या क्या फायदा होगा। अगर लुब्रिकेशन नहीं होता है तो फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा, फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा तो हमारा मशीन जो है डिफॉर्मेशन हो सकता है उसके शेप एंड साइज में, प्रॉपर वर्किंग नहीं होगा, मेंटेनेंस ज्यादा डिमांड होगा, रिपेयरिंग भी उसको ज्यादा करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल इफिशियंसी कम हो जाएगा और मशीन का जो लाइफ टाइम है वो घट जाएगा, और उस पे मशीन जो है हमारा जल्दी आउटडेटेड या जो है खराब या फिर आउट ऑफ सर्विस हो जाएगा। समझे? यस सर। तो इसमें नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लुब्रिकेशन मेथड्स और इसके बारे में और आगे। बाकी आज के लिए इतना ही।